तो नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो का लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है इस मसल्स पे। तो मसल्स इन ह्यूमन एडल्ट नंबर ऑफ मसल्स इज 639। जैसे ह्यूमन एडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स थे 206, वैसे यहाँ मसल्स हैं 639। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है। स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एंड मायोलॉजी, जैसे स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एंड ऑस्टियोलॉजी। तो मायोलॉजी भी एक क्या चीज़ याद रखना है। अब एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जैसे हम लोग कोई मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो उससे प्लेस तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन जब प्लेस चेंज होगा तो हाथ पैर जरूर हिलेंगे। इस नाते कहेंगे ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन इज टर्म्ड एट मूवमेंट। ठीक, अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मोस्टली देयर आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जो सारे मसल्स हैं वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, एक्सेप्ट कुछ जैसे आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये याद रखना है आपको, एकदम जस्ट क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। अब मोस्ट एबंडेंट टिश्यू जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा कोई टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हो गया ब्लड, और जो भी कनेक्ट जैसे लिगामेंट, टेंडन्स, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। और मोस्ट हैवीएस्ट टिश्यू जिसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो अपना मसल्स हैं, इस मोस्ट हैवीएस्ट अगर पूछेगा तो मस्कुलर टिश्यू का आंसर टिक करेंगे। ये कितना होता है, 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट पूरा इसी का होता है, मस्कुलर टिश्यू का। अब इसके बाद आता है टिश्यू विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब ऐसा टिश्यू जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो। तो एरियोलर टिश्यू, जो मतलब जो लंग्स में जो टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू जो लंग्स में प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू, उसका आंसर टिक करेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस वाले में। और टिश्यू विद लीस्ट, मतलब एकदम वो हो ही ना, कोई भी स्पेस ना हो, उसका एपिथेलियल सेल, जैसे ब्लड सेल्स, ब्लड का जो वेन्स है और या आर्टरीज है, उसकी जो बाउंड्री पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल, उसमें कोई भी वो मतलब कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेज नहीं होगा इंटरसेलुलर स्पेसेज, तो ब्लड जो है वेन्स या आर्टरी से निकल के बाहर आ जाएगा, इस नाते उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेज नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब लार्जेस्ट मसल का आंसर जाएगा ग्लूटस मैक्सिमस। ये एनसीईआरटी का डेटा तो नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट। और स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस, जैसे स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपियस, वैसे स्मॉलेस्ट मसल है स्टेपिडियस। ये भी वही मसल्स है जो स्टेपिस से जुटी हुई है। प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स जैसे एक्सटेंसिबिलिटी, कंडक्टिविटी हम लोग भूल जाते हैं कि ये था एक तरीके कंडक्शन भी कराता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एक्सटेंसिबिलिटी तो याद रह जाती है, और इलास्टिसिटी आप लोग जान ही रहे हैं। फिर इसका बाद टोटल नंबर ऑफ मसल, जैसे ऊपर बताएं 639, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसमें 634 पेयर्ड होता है और 5 अनपेयर्ड होता है। अब टाइप्स ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, टाइप ऑफ मस्कुलर मूवमेंट 3 टाइप्स आता है, एमिबॉइडल मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अब एमिबॉइडल मूवमेंट जैसे कोई भी सेल्स जो मूव करते हैं डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेज के एमिबॉइड के टाइप में, मतलब एक बार स्क्वीज होंगी फिर आगे बढ़ेंगी, स्क्वीज होंगे आगे बढ़ेंगे, जैसे अमीबा चलता है। दूसरा सिलियरी मूवमेंट, जो फाइलोपियन ट्यूब में आप देख सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया गया होगा, जो ओवम होता है फाइलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता है फिर सीलिया की मदद से। तो ये अगर सिलियरी मूवमेंट कहाँ देखा जाएगा, फाइलोपियन ट्यूब में। फिर अगला आता है मस्कुलर मूवमेंट, जिसका सिंपल सा एग्जांपल है टंग का, एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मसल। तो 3 टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल मतलब क्या होता है, जो जो मेन जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। स्मूथ मसल्स जैसे किसी की बाउंड्री वॉल, जो इंटेस्टाइन है और स्टमच है, इसकी जो बाउंड्री वॉल्स, इसमें जो मसल्स प्रेजेंट हैं, ये स्मूथ मसल्स में आ रहा है। और कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल्स होती हैं। अब स्टेरिएटेड, नॉन स्टेरिएटेड और स्टेरिएटेड, इसका मतलब क्या है, डार्क और लाइट बैंड, आगे पता चलेगा डार्क और लाइट बैंड क्या होते हैं। ये मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन इस पे आता है, डार्क और लाइट बैंड स्मूथ मसल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल में डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, याद रखने वाली बात है। अब जो मस्कुलर, जो स्केलेटल मसल जैसे हाथ के मसल्स हुआ, इसका हम लोग अगर खेलेंगे तो थक जाएंगे, तो फास्ट फैटिग्यू दिखाता है। ये बहुत स्लो फैटिग्यू दिखाता है, जैसे बहुत देर तक अगर हम लोग खाना खा लें तो पेट में दर्द होने लगेगा। तो ये उस तरह का चर्निंग मूवमेंट, ज़्यादा चर्निंग मूवमेंट होगा, बहुत टाइम बाद ही दर्द होगा अगर ज़्यादा हम लोग तो उसको चर्निंग मूवमेंट ज़्यादा होता है तो। और कार्डियक मसल जो नेवर फैटिग्यू, इसमें कभी थकता नहीं, अगर कार्डियक मसल थक जाएगा तो हार्ट बीट रुक जाएगी, तो ये कभी नहीं थकता है। इसके बाद अगला आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या है, जैसे इसमें स्केलेटल मसल में मॉडरेट ब्लड सप्लाई होता है, स्मूथ मसल्स में सबसे कम ब्लड सप्लाई होती है। जैसे पेट में ब्लड की क्या जरूरत है, तो पेट के जो मसल्स है उसमें ब्लड की जरूरत नहीं है, तो लीस्ट ब्लड सप्लाई। और मैक्सिमम ब्लड सप्लाई तो जान ही रहे हैं इसी में होगा, कार्डियक में, क्योंकि ब्लड भी पंप कर रहा है। इसके बाद ये वॉलंटरी होता है, जिससे हम लोग हाथ के जो मसल्स है अपने कंट्रोल में, इसको हम लोग बिल्ड भी कर सकते हैं।
अगर एक्सरसाइज करके। स्मूथ मसल्स अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये अपने आप से चर्निंग मूवमेंट, डिगुलेटेशन जो हम लोग करेंगे तो क्या कहते हैं पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट चलेगा, अपने आप ही चलेगा, इन्वॉल्वेंट्री है, इसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। और हार्ट हार्ट मसल्स भी हम लोग इन्वॉल्वेंट्री है, उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और ब्रांच्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी का कुछ डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, यही वो चीज़ है, स्टेरिएशन जो प्रेजेंट होता है मसल्स में, जो पहले पढ़ाए थे मसल्स में स्टेरिएशंस प्रेजेंट हैं, जैसे स्मूथ मसल्स में नहीं होते हैं। यही वो डार्क और लाइट बैंड है, ये देखिए लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ठीक। तो ये इसी का यही जो होता है, इसी को कहेंगे स्टेरिएशन प्रेजेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ये हैंड है, हैंड का अगर ये मसल्स का अगर हम लोग एक पार्ट लेते हैं, उसको जूम इन करते हैं तो किस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। इसका एक स्मॉल पार्ट अगर हम लोग लेते हैं, जैसे ये पूरा स्ट्रेटेड है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ले आए। अब यहाँ पे अगर इसका एक पार्ट देखते हैं, ये मेन आपका मसल है, मसल का मेन एक स्मॉल यूनिट है। इसका जो आउटर कवरिंग है एपीमाइसियम, जो अंदर वाली कवरिंग है एंडोमाइसियम, और जो इसके ऊपर जो कवरिंग है सबसे अंदर, उसको कहेंगे पेरीमाइसियम, ठीक। पेरीमाइसियम के अंदर होता है मसल फाइबर, मसल फाइबर जो मेन जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। तो एक मसल फाइबर को अगर हम लोग जूम इन करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। अब उस मसल फाइबर के अंदर देखिए मेन जो पार्ट है जिसके बारे में पढ़ना है, ये है माइक्रोफिलामेंट, जो इसके अंदर पूरा एक सिलेंड्रिकल पार्ट में रहेगा, जिसके वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फाइनली हमको रिजल्ट दिखेगा कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब सार्कोप्लाज्म, जैसे कोई भी न्यूक्लियोप्लाज्म किसी के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है इसके अंदर, उसको हम लोग यहाँ कहेंगे सार्कोप्लाज्म। जो इसमें एनर्जी जो इसको प्रोवाइड करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सार्कोजोम, जो एक्ट एज अ माइट्रोकॉन्ड्रिया कर रहा है। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी एक तरीके से एटीपी प्रोवाइड करता है, तो इसमें सार्कोजोम भी एटीपी प्रोवाइड करेगा, ठीक। अब इसके बाद आता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन का आगे बहुत इंपॉर्टेंट यूज आएगा इसके कॉन्ट्रैक्शन में, तो याद रखिएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन है, ठीक। अब जो माइक्रोफिलामेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स में कई तरह के प्रोटीन होते हैं। पहला प्रोटीन है जो क्या कहते हैं, प्रोटीन या एक्टिन है और मायोसिन। जो एक्टिन होता है वो थिन प्रोटीन है, मायोसिन जो है वो थिक प्रोटीन है। जो इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों को हम लोग कहेंगे क्या कहते हैं, साथ में कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब इनके वजह से मेनली कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। और दूसरा है रेगुलेटरी प्रोटीन, इन दोनों की वजह से कब कॉन्ट्रैक्शन होगा ये निर्धारित होता है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन में दो चीज आते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जो ट्रोपोमायोसिन है यही मेजर पार्ट करता है को क्या कहते हैं रेगुलेट करने का, ठीक। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी समझ में आएगा क्या। इनसाइड माइक्रोफाइब्रिल्स, जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं इसके अंदर कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, जैसे ए बैंड जो कि डार्क बैंड है और आई बैंड जो कि लाइट बैंड है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक मायोफाइब्रिल्स को अगर हम लोग के जस्ट आइसोलेट कर लेते हैं और उसके एक पार्ट को अगर हम लोग जूम इन करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरा दिखेगा। इसको हम लोग पूरे स्ट्रक्चर कहेंगे सार्कोमियर। सार्कोमियर यही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है मसल्स का। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन अगर यूरिन फिल्टर करेगा तो मेजर यूरिन बड़े अमाउंट में फिल्ट्रेट होगा। तो यानी कि ये ऐसे बहुत लाखों होंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक। तो इसमें देख सकते हैं जो ये थिन प्रोटीन है ये एक्टिन है, ये जो थिक प्रोटीन है ये मायोसिन है, ठीक। जो एक्टिन का डिस्टेंस बता रहा है कितना दूर तक है ये आई बैंड है, मायोसिन का जो डिस्टेंस बता रहा है वो ए बैंड है, ठीक। एक्टिन पे जो मास्किंग किया रहता है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जो मायोसिन जो है वो एक्टिन पे बाइंड होगा और इसको अंदर की तरफ पुश करेगा, इस तरफ से भी इस तरफ से, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में मास्किंग रहती है किसकी, ट्रोपोमायोसिन, इसी नाते इसको रेगुलेटरी प्रोटीन की कहा गया। अगर ये हटेगा तभी ये जुट पाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर ये नहीं हटेगा तो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन मास्क किया हुआ है, ट्रोपोनिन प्रोटीन यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक। अब हम लोग आगे दो चीज देखें, एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर। ये देखिए एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ये वही बैंड है आई बैंड जो पूरी डिस्टेंस दिखाई जा रही थी ऊपर। इसमें
जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है इस पे एक प्रोटीन लगा हुआ है ट्रोपोनिन, ठीक देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटीन लगा हुआ है इस ये ट्रायंगल शेप का, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है और इसे प्रोटीन लगा हुआ है। इस पे ये हेड आके यहाँ पे लग जाएगा और इसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होते जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, ठीक। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे मायोसिन तो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन क्या है, जो टेल पार्ट है इसका पूरा, मीरोमायोसिन का जो टेल पार्ट है वो लाइट मीरोमायोसिन में आता है और दोनों हेड पार्ट जो है वो हैवी मीरोमायोसिन में आता है। इसमें दो चीज़ याद रखने लायक है, एक इसमें साइट होता है, साइट फॉर बाइंडिंग टू एक्टिन और साइट फॉर एटीपी बाइंडिंग। एटीपी बाइंड होगा एक साइड पे और एक साइड पे ये एक्टिन से जुटेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आगे ये जो स्ट्रक्चर है, मेनली ये जो स्ट्रक्चर है इतना पार्ट, इसको अगर हम लोग यहाँ ला के अगर जूम करते हैं, ठीक, मतलब बस इतना ही को अगर लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ये इस पे अभी जुट नहीं पा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, न्यूरॉन आएगा, स्टिमुलस लेके न्यूरॉन आएगा किसके पास, इस पूरे जो क्या कहते हैं यूनिट था मसल फाइबर के पास। इसके बाद न्यूरॉन अपना सिग्नल ले आएगा, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर लेके आएगा। जब न्यूरो ट्रांसमीटर आएगा तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम आयन रिलीज होके माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर चला जाएगा। अब माइक्रोफाइब्रिल्स के जब अंदर चला गया यानी कि इसके पास आ जाएगा कैल्शियम। अब कैल्शियम जब यहाँ पहुंच गया तो जो साइट होगा जिसपे ट्रोपोनिन बाइंडेड था वो वहां से छोड़ के कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा। अब ये साइट फ्री हो गई। अब इस पे जो हैवी मीरोमायोसिन का हेड है, जो इसमें आप बड़ा सा देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी वही चीज है, ये एक्टिन से जुड़ जाएगा, यानी कि मायोसिन एक्टिन से जुड़ गया। अब इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, तो क्रॉस ब्रिज बन गया। अब यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, यानी कि यहाँ पे एटीपी लगेगा ना यहाँ पे, तो वही चीज है, इधर से यहाँ पे एटीपी लगा, यहाँ पे एटीपी लगेगा जिससे एनर्जी प्रोवाइड होगा, एडीपी और आईपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे एनर्जी इसमें प्रोवाइड हुआ, ऐसे सेम सेम इधर होगा, सेम टू सेम नीचे, सेम टू सेम इधर, और ये एक जर्क प्रोवाइड करेगा, जो जर्क इसको अंदर की तरफ खींचेगा और इसको भी अंदर की तरफ खींचेगा। तो ये टोटल स्ट्रक्चर एक तरीके से इनवर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हट गया, अब इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एक बार कॉन्ट्रैक्शन करके फिर ये क्रॉस ब्रिज जो ज्वाइंटेड है ये टूटेगा, फिर ये टूट के दूसरे वाले पॉइंट पे लगेगा जहाँ पहले था, दोनों हट गए हैं अब तो फिर ये अंदर और खींचेगा, तो पूरा घिसते घिसते एक लाइन आ जाएगी जिसको हम लोग कहेंगे एच बैंड। एच बैंड तक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके आगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। एच बैंड तक जब ये दोनों आ जाएंगे एच बैंड तक, तो उसके आगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मोटर नर्व रीचेज द मसल फाइबर मोटर नर्व आ गया जो मैसेज लेके आया है, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो भी मैसेज होगा कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का, वो मोटर नर्व एंडिंग से मसल फाइबर तक पहुंच गया, ठीक। अब द एक्शन पोटेंशियल पासेस थ्रू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास करेगा। कैल्शियम रिलीजेज एंड मूव टुवर्ड्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन एक्टिन। एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा उसके तरफ कैल्शियम बढ़ेगा। कैल्शियम जब वहाँ पहुंचेगा तो ट्रोपोनिन कैल्शियम से बाइंड कर जाएगा और मास्किंग जो बाइंडिंग साइट की मास्किंग थी वो खत्म हो जाएगी। नाउ एक्टिन साइट बिकम फ्री एंड विद बाइंड टू मायोसिन, ठीक। नाउ अब एक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा जब मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाएगा, ठीक। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा अगले स्टेप में, जिसमें एडीपी और आईपी के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, इससे सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज करेगी ड्यू टू मूविंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन। वो जो जर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से एक्टिन मायोसिन के ऊपर मूव करेगा, जिसकी वजह से पूरा डिस्टेंस कम होगी, ठीक। फिर क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और दोबारा किसी और साइट पे जो पीछे वाली साइट होगी उस पर मायोसिन जाके बाइंड कर जाएगा एक्टिन से, और फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और फिर जाके एक जर्क प्रोड्यूस होगा जिससे फिर सार्कोमेयर की लेंथ घटेगी। ऐसे घटते घटते एच बैंड तक सार्कोमेयर की लेंथ घटेगी। अब इसमें याद क्या रखना है, एक बात याद रखना है, एम लाइन का जो लेंथ होता है वो कभी नहीं बदलता है, ठीक। तो एम लाइन की लेंथ कभी नहीं बदलती, याद रखना।
अब जैसा कि एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम देख सकते हैं। देखिए पहले ये एक्टिन है और ये मायोसिन फिलामेंट है। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम आया होगा, यहाँ पे जो ट्रोपोनिन लगा होगा उसको ले गया होगा। अब ये इससे जुटने के लिए सबसे पहले क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बनेगा, इसको कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज के बाद एटीपी हाइड्रोलाइज होगा एटीपी आईपी में, जिसकी वजह से जर्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से अंदर मूव करेगा ये, और फिर दोबारा क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा, इस बार यहाँ जुटेगा, फिर इसको अंदर ले जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो इनपुट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की कुछ लाइन है। मसल कंटेनिंग अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन जो भी एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है रेड कलर, जो मसल्स में प्रेजेंट होता है, सच मसल्स आर कॉल्ड रेड मसल्स। ठीक, तो रेड मसल्स में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब दो तरह के मसल्स और हम लोग को एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक मसल्स रेड कलर के होते हैं, एनएरोबिक वाइट कलर के होते हैं। एरोबिक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और एनएरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। जो जैसा कि जान ही रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रहेगा तो एरोबिक हो गया, तो एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही है।